लॉज ऑफ मोशन फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि फिजिक्स के सारे चैप्टर मोस्टली इस पर डिपेंड करते हैं। हर एक में कोई ना कोई फोर्स की कैलकुलेशन हमको करनी होती है और इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है। मैकेनिक्स में हम लोग इसको पढ़ते हैं और लॉज ऑफ मोशन, जब भी कोई चीज चलती है, मूव करती है, तो कौन कौन से लॉज उसमें अप्लाई होते हैं, ये हम लोगों को पढ़ना है। ओके, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें आप नेट में याद रख सकते हैं, हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1, फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है, फोर्स क्या होता है। नंबर 2, फोर्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं। और नंबर 3, फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। ये तीनों को हम बताते हैं और यही है लॉ नंबर 1, लॉ नंबर 2, लॉ नंबर 3। लॉ नंबर 1 हमको बताता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, फोर्स किसको कहते हैं। नंबर 2 बताता है दैट फोर्स इज इक्वल टू ma, उसकी कैलकुलेशन क्या है। और नंबर 3 हमको उसकी कैरेक्टरिस्टिक बताता है दैट व्हेनेवर वी अप्लाई फोर्स ऑन वन बॉडी, देन this body will apply on this force same and equal and opposite force on the first body। ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, इन्हीं लॉज ऑफ मोशन को पढ़ने के लिए पहले हम कुछ शब्दों को समझते हैं। सबसे पहले व्हाट इज मीन बाय इनर्शिया। इनर्शिया इनर्शिया एक बॉडी की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। इनहेरेंट प्रॉपर्टी मतलब उसको बाहर से कोई ये कैरेक्टर नहीं देता है, उसके अंदर अपने आप में ये कैरेक्टर होता है। तो ये कैरेक्टर क्या होता है? इनर्शिया। तो आपने केमिस्ट्री में एक चीज पढ़ी है, इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस जो कोई एक्शन रिएक्शन नहीं करती, उसी इनर्ट से बना है इनर्शिया। इनर्शिया मतलब कुछ नहीं करने की कैरेक्टरिस्टिक। जैसे एक आदमी खड़ा है, उसको हम बोलेंगे चलो, तो बोलता मैं नहीं चलना चाहता, दैट इज इनर्शिया। एक कार चल रही है और उसको हमने बोला आदमी को ब्रेक लगाओ, कार को रोको, उसने बोला नहीं, मैं अपना पैर हिला के ब्रेक नहीं लगाना चाहता। व्हाट इज दैट कैरेक्टरिस्टिक? इनर्शिया। इसी तरह से ये इनर्शिया हमारा एक नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक है। हर एक का, हर फिनोमिना का नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक है। नेचर में जितनी भी चीजें मिलती हैं सबकी, और इसको हमने लॉज ऑफ मोशन में एक पर्टिकुलर लैंग्वेज दे दी है दैट इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट देन इट कैन नॉट चेंज इट्स कंडीशन ऑफ रेस्ट बाय इटसेल्फ। अपने आप को अपनी रेस्ट की कंडीशन को चेंज नहीं कर सकती। बाहर से कोई आएगा तो चेंज करेगा, चलाएगा उसको। और हम लोग जानते हैं जो बाहर से आके चलाता है उसको क्या बोलते हैं? फोर्स। इसी तरह से कोई चीज चल रही है तो उसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक है, वो रुकेगी नहीं रुक सकती। इट कैन नॉट स्टॉप। कब तक? रोकने के लिए बाहर से कोई फोर्स लगेगा उसको और वो उसको रोकेगा, अदरवाइज वो चलती जाएगी। तो जब हम उसको कहते हैं रुको, तो वो क्या कहती है कि मेरे में एबिलिटी नहीं है कि मैं अपनी कंडीशन को चेंज कर सकूं। ये जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, ये उसकी एबिलिटी नहीं है, इनएबिलिटी है टू चेंज इट्स कंडीशन। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है इनएबिलिटी, उसका नाम है इनर्शिया। ठीक है, तो इसको पहले हम इसकी प्रॉपर्टी के बेसिस पर इसको डिफाइन करते हैं। इनर्शिया इज कैरेक्टरिस्टिक, इज कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ज्यादा अच्छा शब्द रहेगा, इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी of a body to change its condition of motion। इसी के लिए हम लोग अलग अलग वर्ड यूज कर सकते हैं।
ओके, इट इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स कंडीशन ऑफ मोशन। अब अगर हम इसकी कंडीशन को चेंज करना चाहें तो हमको क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? तो आंसर है कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ये इस पर डिपेंड करता है कि वो बॉडी अपनी कंडीशन को चेंज नहीं करने के लिए कितना इंसिस्ट करती है, कितनी जिद करती है। जैसे हम ये गाड़ी चल रही है, हमने इसको बोला रुको और ऐसे उंगली लगाई रुको, नहीं रुकती। एक साइकिल चल रही है, उसको हम रोकना चाहते हैं, हमने ऐसा हाथ लगाया, थोड़ा सा जोर लगाया, फोर्स लगाया, रुक गई। ठीक है, अब आपके सामने एक रोड रोलर चला आ रहा है, उसको बोलो रुको और उस पर फोर्स लगा दो, ऐसे ही सामने खड़े हो, नहीं रुक पाएगा। तो हम क्या बोलेंगे? ये ज्यादा जिद करता है, अपने मोशन को चेंज नहीं कर पाता। इसका क्या ज्यादा है? इनर्शिया ज्यादा। ठीक है, तो इनर्शिया क्या है? चेंज नहीं करने की प्रॉपर्टी। अब अगर जब हमको ज्यादा फोर्स लग रहा है, हम उसको नहीं रोक पा रहे हैं, तो हम बोल देंगे उसका इनर्शिया ज्यादा है। अब हमने उसको नापना शुरू किया, क्योंकि फिजिक्स में क्वांटिफाई करना बड़ा जरूरी है, क्वांटिटी बनाना जरूरी है। तो किसका इनर्शिया कम, किसका इनर्शिया ज्यादा? तो हमने क्या देखा कि अगर मुझे ये चीज चल रही है और इसको रोकना है तो मैं रोक सकता हूं, लेकिन अगर एक ट्रक इसी स्पीड से आ रहा है और उसको रोकना है तो बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा। तो ऐसी कौन सी चीज है जो इसमें और ट्रक में डिफरेंट है? मास डिफरेंट है। इसको मुझे धक्का देना है, थोड़ा सा फोर्स लगेगा, और एक बड़ी ऑब्जेक्ट को धक्का देना है तो ज्यादा फोर्स लगेगा। ये चलने के लिए नहीं चलना चाहता इनर्शिया के कारण, और मुझे चेंज करने के लिए, इनर्शिया को तोड़ने के लिए छोटा फोर्स लगाना पड़ा, बड़ी चीज के लिए बड़ा फोर्स लगाना पड़ा। तो इन दोनों में मैंने देखा किस चीज का डिफरेंस है? मास का। तो हमने ये बना दिया कि ये ज्यादा इनर्ट है, ज्यादा फोर्स मांगता है, इसलिए इसका इनर्शिया ज्यादा है, क्योंकि इसका मास ज्यादा है। तो इनर्शिया का मेजरमेंट क्या हो गया? मास। तो इसमें लीनियर मोशन, जब हम किसी चीज को लीनियर मोशन देना चाहते हैं तो वो रेसिस्ट करता है, और उसका रेसिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनेट होता है? उसके मास के प्रोपोर्शनेट। तो मास को ही हमने इसका यूनिट बना दिया। इनर्शिया इन लीनियर मोशन, inertia in linear motion is measured by its mass, जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा। अब ये इनर्शिया कितने टाइप का होता है? तो आंसर है जितने टाइप का मोशन में जितनी कैरेक्टरिस्टिक होती है उतने टाइप का इनर्शिया होता है। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ इनर्शिया। 3 टाइप्स। फर्स्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सेकेंड, inertia of motion. And third, inertia of direction. Okay, इसका क्या मतलब है? A body at rest will remain at rest. It will not change its condition. A body in motion will remain in motion. It is not able to change its condition of motion. This body, a body is moving in a particular direction, cannot change its direction. It will keep moving in the same direction. ये हो गया inertia. Okay, लेकिन अगर ऐसा है तो दुनिया की हर रुकी हुई चीज रुकी रहेगी, चलती हुई चीज चलती रहेगी। लेकिन हम तो देखते हैं चलती हुई चीजें चलती हैं, चलती हुई चीजें रुकती हैं और रुकी हुई चीजें चलती हैं।
कैसे हो जाता है? तो हमको एक और क्वांटिटी समझ में आई कि अगर रुकी हुई चीज को चलाना है तो हमको कुछ एफर्ट करना पड़ेगा और कुछ लगाना पड़ेगा उस पर, जो कि उसको चला देगा। उसको हमने एक नाम दिया, सब लोग जानते हैं, क्या नाम दिया? फोर्स। तो अगर हम रेस्ट, तो उसका अपना नेचर है, रेस्ट में है, मतलब वो रेस्ट में ही रहेगी जिंदगी भर। हम उसको चलाना चाहते हैं तो एक हम उस पर एक एजेंट लगाते हैं या तो एक फिनोमिना लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? फोर्स। फोर्स क्या कर सकता है? तो फोर्स रेस्ट वाली चीज को पुश करके उसको चला सकता है, मोशन में ला सकता है। जो चीज मोशन में है उस पर अगर हम फोर्स लगा देंगे तो वो उसको रोक सकता है। इसी तरह से जो चीज सीधी ऐसे जा रही है उस पर फोर्स लगा के हम उसको डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो फोर्स एक ऐसी चीज है जो इन तीनों को बदल सकता है, और ये तीनों क्या है? इनर्शिया। सो फोर्स इज समथिंग व्हिच कैन चेंज कंडीशन ऑफ इनर्शिया। ये है फोर्स की डेफिनेशन। तो इन दोनों चीजों को मिलाकर, फोर्स की डेफिनेशन और इनर्शिया को मिलाकर, न्यूटन ने फर्स्ट लॉ बनाया। इनर्शिया पे, एक्सीलरेशन पे, इस पर गैलीलियो ने बहुत काम किया था, और गैलीलियो के लॉस को ही फॉलो करके न्यूटन ने अपना फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बनाया। तो लिखिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, a body at rest will remain in the condition of rest and a body in motion will keep moving will remain at rest and a body in motion will keep moving। और यहां पर एक वर्ड लगाना है आपको, इन द सेम डायरेक्शन। इसको भूलिएगा नहीं, क्योंकि ये तीसरे इनर्शिया को कवर कर लेता है। Moving in the same direction unless an external force is applied on it. This is first law of motion. ओके, इसी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को तोड़ के हम लोग बहुत बड़ा करके 3 पार्ट में भी लिख सकते हैं। ए बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। ये क्या हो जाएगा? लॉ ऑफ inertia of rest. Law of inertia of motion, a body in motion will remain moving unless an external force is applied on it. और इसी तरह से डायरेक्शन का हो जाएगा। So this is our first law. First law हमको क्या बताता है? ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय की फर्स्ट लॉ। What is first law? ये कम पूछा जाता है, ज्यादा क्या पूछा जाता है? What is given by first law? What is defined by first law? तो देखिए, जो चीज इनर्शिया में रहती है उसके इनर्शिया को तोड़ने के लिए, उसको चलती हुई चीज को रोकने के लिए जो चीज लगती है उसको क्या कहते हैं? फोर्स। तो ये किसमें मेंशन है? फर्स्ट लॉ में, कि कोई भी चीज अगर चलेगी, चलती हुई चीज रुकेगी, तो उसके लिए हमने क्या दिया है? यस।
तो जो रुकी हुई चीज को चला दे, चलती हुई चीज को रोक दे, सीधा चलती हुई चीज को मोड़ दे, उसको क्या बोलेंगे? फोर्स। यहां पर हमने इसका नाम रखा एंड दिस फर्स्ट लॉ गिव्स अस डेफिनेशन ऑफ फोर्स। तो नोट करिए, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स डेफिनेशन ऑफ फोर्स। ओके, ये तो अब लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज अ फिनोमेना विच चेंजेस कंडीशन ऑफ मोशन। लिख सकते हैं, फोर्स इज, कभी हम फिनोमेना शब्द यूज करते हैं, कभी एजेंट यूज करते हैं, कभी समथिंग शब्द यूज करते हैं, अलग अलग राइटर अलग अलग चीजें यूज करते हैं। फोर्स इज एन एजेंट which changes condition of motion. कंडीशन ऑफ मोशन को जो चेंज करेगा उसको क्या बोलते हैं? फोर्स। दिस इज डेफिनेशन ऑफ फोर्स एंड इट इज गिवन बाय फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। डेफिनेशन तो ऑफ कोर्स ये देखा है, लेकिन फर्स्ट लॉ का दूसरा नाम क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया। इसके बेसिस पर जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं वो ये जानने के लिए पूछे जाते हैं कि हम इनर्शिया का मीनिंग जानते हैं कि नहीं, डिफरेंट सिचुएशंस में इनर्शिया को अप्लाई करना जानते हैं या नहीं। जैसे इसके बड़े फेमस क्वेश्चन है दैट व्हेन ए बस स्टार्ट्स, ए पर्सन ऑन द सीट लीन्स बैकवर्ड। व्हेन brakes are applied on a bus, the persons lean forward. Then explain it. We explain it on the basis of inertia. Okay, इसके लिए कुछ टिप्स याद रखिए। सबसे पहली चीज ये आपको बताना है कि कौन सा इनर्शिया लग रहा है, whether it is inertia of rest or inertia of motion। जैसे एक बस जैसे ही स्टार्ट होती है आदमी पीछे झुक जाता है, एक टिल्टेड बैकवर्ड। कौन सा इनर्शिया? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एंड इफ वी अप्लाई द ब्रेक्स एंड द पर्सन लीन्स फॉरवर्ड, इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इनर्शिया वो लेना है जो कि पहले कंडीशन थी। एक चलती हुई बस में ब्रेक लगी तो पहले वो किस कंडीशन में थी? नो, मोशन। पहले वो मोशन में थी और ब्रेक लगी तब रुकी, तो पहले मोशन में थी, इसलिए कौन सा इनर्शिया लगेगा? इनर्शिया ऑफ मोशन। और एक बस स्टार्ट होती है तो पहले किस कंडीशन में थी? एट रेस्ट। फिर स्टार्ट हुई तो इसमें क्या लगेगा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ओके, अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट में आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? आपको 4 सेंटेंस में एक्सप्लेन करना है कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट किस पर लगा, ऑन व्हाट। तो क्या हुआ? ठीक है, थोड़े से आपको वर्ड्स की सीक्वेंस इसको ठीक करनी पड़ेगी। देखिए, हम एक्सप्लेन करते हैं, व्हेन ए मोटरसाइकिल और ए बस स्टार्ट, द पर्सन सिटिंग ऑन इट लीन्स बैकवर्ड। तो क्या होता है, वो जो आदमी है जो ऐसे पीछे झुकता है उसको हम 2 हिस्से में बांट लेते हैं, अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी। कांटेक्ट में कौन है बस के? लोअर बॉडी। इसलिए कांटेक्ट फोर्स किस पर लगेगा? अपर बॉडी में नहीं लगेगा। सो ए बस इज एट रेस्ट। व्हेन इट स्टार्ट, देन फोर्स इज अप्लाइड ऑन द लोअर बॉडी ऑफ द पर्सन। Due to that force, the lower body moves forward. The upper body remains at its place due to inertia of rest. वो अपनी जगह पे रेस्ट करता है और लोअर बॉडी आगे चली जाती है। So the
पर्सन लीन्स बैकवर्ड। ठीक है, अब इसी को मैं उसमें एक्सप्लेन करता हूं। When the bus is moving and it applies brakes, तो देखिए, a bus is moving and a person is moving within it. It applies brakes. The lower body of the person is stopped because it is in contact with the bus. The upper body, which is free, keeps moving due to inertia of motion. तो ये शब्द आना बहुत जरूरी है आपके एक्सप्लेनेशन में। इनर्शिया ऑफ मोशन आप बोल रहे हो या इनर्शिया ऑफ स्ट्रेस, एक को बोलोगे ही, सिर्फ स्टोरी लिख के मत आइए, उस शब्द को समझाइए। सो अपर बॉडी मूव्स ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, देयरफॉर बॉडी ऑफ द पर्सन लीन्स फॉरवर्ड। बस ये 4 सेंटेंस हो जाते। बाकी चीजें भी आपने पढ़ी हुई हैं, जैसे एक कारपेट में से डस्ट को झाड़ते हैं, कैसे करते हैं, कौन सा इनर्शिया लगता है? If we take out the dust particle with help of a stick, कौन सा इनर्शिया है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। किस पर लगता है ये? On dust particles, right? And what moves? The carpet moves, and the dust particle remain at their place. This is inertia of rest. So you know it very well. So this is first law. फर्स्ट लॉ में इससे ज्यादा उन लोगों को तैयार करने का नहीं है, इट इज गुड इनफ। उसके बाद जैसी सिचुएशन आएगी वी विल सी, एंड नाउ वी विल अंडरस्टैंड सम मोर फिनोमेना। Another phenomena before learning this second law we have to understand is momentum. Momentum is characteristic of a body which is in motion. Momentum किसके पास होता है? जो बॉडी मूव कर रही होती है उसके पास मोमेंटम होता है। ओके, मोमेंटम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए बॉडी इन मोशन। जब कोई बॉडी मूव करती है तो उसका अपना एक इफेक्ट होता है, उसकी एक ताकत होती है। वो जो इफेक्ट है वो क्या है? मोमेंटम। ये मोमेंटम को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? मोमेंटम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए बॉडी इन मोशन विच डज नॉट चेंज, विच रिमेन कांस्टेंट at its own। जिस तरह से इनर्शिया कैरेक्टरिस्टिक अपने कंडीशन ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर सकती, उसी तरह से कोई भी सिस्टम अपने मोमेंटम को चेंज नहीं कर सकता। मोमेंटम हम लोग उसको एक हमने नाम दे दिया P, एंड दिस इज इक्वल टू मोमेंटम P is calculated by mass into velocity। Mass into velocity। This momentum is a vector quantity। मैंने आपको बताया था जैसे जैसे कोई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस होगी हम लोग पढ़ते जाएंगे कि वो स्केलर है, वेक्टर है, उसका यूनिट क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है और उसकी डायमेंशन। सो मोमेंटम P इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये उसकी डेफिनेशन, ये उसका फॉर्मूला। सो वेक्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो क्या होगा? P इज इक्वल टू मास इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड V इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो मोमेंटम की डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन होती है? जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन और मोमेंटम की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन। ओके,
This is a vector quantity. Now, what should be the unit of momentum? बोलिए. It is a derived quantity because it is a multiplication or product of many quantities. Okay. Unit क्या होगा? M का unit क्या होता है? kg. Velocity का मीटर पर सेकेंड. तो यूनिट क्या हुआ मोमेंटम का? kg मीटर पर सेकेंड. ओके. अब इसकी डायमेंशंस भी निकाल लीजिए. डायमेंशंस बोलिए. बहुत आसान है. m l t माइनस 1, m l t माइनस 1, ये इसके डायमेंशंस हो. सो दिस इज डेफिनेशन. स्केलर और वेक्टर, फॉर्मूला, यूनिट एंड डायमेंशंस. सो दिस इज मोमेंटम. मोमेंटम का कैरेक्टरिस्टिक इसकी डेफिनेशन में आ गया. रिमेन कांस्टेंट एट इट्स ओन. अपने आप ये अपनी वैल्यू को नहीं बदलता थ्रू आउट द मोशन. सो दिस इज मोमेंटम. अब नेक्स्ट हम लेते हैं मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम. इसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम, इसका ये मतलब है इफ ए सिस्टम इज मेड ऑफ टू बॉडीज और उन दोनों बॉडीज का सिस्टम बना है, उसका मोमेंटम हमको कैलकुलेट करना है. पहले का मास m1 है, उसकी वेलोसिटी v1 है. दूसरे का मास m2 है, उसकी वेलोसिटी v2 है. तो पहले का मोमेंटम ऐसे, दूसरे पार्टिकल का ऐसे और पूरे सिस्टम का ऐसे प्लस. सो दिस विल गिव व्हाट? मोमेंटम ऑफ सिस्टम. ये हमको बहुत जगह पर काम आएगा. मोमेंटम ऑफ सिस्टम ये इस तरह से हो सकता है. हम कह सकते हैं कि एक गन के अंदर एक शॉट है, बुलेट, और वो बुलेट और गन ये मिलाकर एक सिस्टम बना है और हमने उसको चलाया. जब हम उस बुलेट को चलाते हैं, बुलेट आगे जाती है और गन पीछे जाती है. तो मोमेंटम ऑफ सिस्टम कैसे कैलकुलेट करेंगे? मास ऑफ द बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ द गन इनटू वेलोसिटी ऑफ द गन. दैट विल गिव टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. ये आपने पिछली क्लासेस में भी किए हुए. दिस इज वेरी प्रिलिमिनरी. दैट इज नोन एज मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. ओके. मोमेंटम शब्द को समझने के बाद हम लोग सेकेंड लॉ अप्रोच कर सकते हैं. देखिए, नाउ वी विल राइट सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. Second law of motion. एक ऑब्जेक्ट एक वेलोसिटी से जा रहा है, उसका मास m है, उसकी वेलोसिटी v है. इनर्शिया का नियम क्या कहता है? कि वो अपने आप अपनी वेलोसिटी को चेंज नहीं करेगा. अगर उसके पास वेलोसिटी और मास है तो उसके पास मोमेंटम भी. हम उस पर फोर्स लगाते हैं, फोर्स उसकी वेलोसिटी को चेंज कर देता है. अगर वेलोसिटी को चेंज करता है तो उसका मोमेंटम भी चेंज हो गया. अगर मोमेंटम चेंज हो गया तो हमने क्या बोले कि फोर्स ने मोमेंटम चेंज कर दिया. ओके. एक बॉडी चल रही है, 40 की स्पीड है, हमने ब्रेक लगाई, फोर्स लगाया और 5 सेकंड में वो बॉडी रुक गई. दूसरी बार फिर से वो बॉडी चल रही है, उसी स्पीड से चल रही है. अब हमने फोर्स लगाया तो 5 सेकंड की बजाय 15 सेकंड के बाद जाके वो बॉडी रुकी. ठीक है. उसका मोमेंटम पहले जितना था दूसरे केस में भी उतना ही मोमेंटम है. पहले केस में 5 सेकंड उसको लगा मोमेंटम को जीरो होने में. दूसरे केस में मोमेंटम को जीरो होने में 15 सेकंड लगे. क्यों ऐसा हुआ होगा? क्या चीज में हमने चेंज किया होगा? फोर्स. एक में ब्रेक हमने स्ट्रॉन्ग लगाई, 5 सेकंड में स्टॉप हो गया. दूसरे में हमने
कम ब्रेक लगाई, कम फोर्स लगाया, 15 सेकंड में चेंज हुआ, थोड़ा 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 मोमेंटम कम हो गया। तो अगर मोमेंटम हमको धीरे धीरे कम करना है, थोड़ा थोड़ा कम करना है, तो फोर्स कैसा लगाना है? छोटा। और अगर मोमेंट जल्दी कम करना है, बड़ा चेंज करना है, तो फोर्स कैसा लगाना पड़ेगा? बड़ा। यही सेकंड लॉ क्या कहता है? चेंज इन मोमेंटम इतना होगा जितना आप फोर्स लगाओगे। वेरी सिंपल, जितना फोर्स लगाइए उतनी जल्दी वो चेंज हो जाएगा। दिस इज सेकंड लॉ। सो इसके लिए हमने शब्द बनाए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन ए बॉडी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दो तरह से, चलती हुई बॉडी को रोकिए तो भी मोमेंटम चेंज होता है, रुकी हुई बॉडी को चलाइए तो भी मोमेंटम चेंज होता है। दोनों केसेस में फोर्स लगेगा। अगर हमने एक मोटरसाइकिल ली 100 सीसी की और उसका एक्सेलरेटर दे दिया फुल, तो हम क्या देखते हैं? 20 सेकंड में उसकी स्पीड 100 पहुंची। दूसरी मोटरसाइकिल लेके आए 150 सीसी की, उसमें फुल एक्सीलेटर दिया, 10 सेकंड में 100 की स्पीड में पहुंच गया। तो मोमेंटम किसमें ज्यादा चेंज हुआ? फर्स्ट में 20 सेकंड लगे, दूसरी में कितने लगे? 10 सेकंड लगे। फास्ट चेंज किसमें हुआ? दोनों 100 पहुंची ना, तो पहली वाली को तो 20 सेकंड लगे, दूसरी को सिर्फ 10 सेकंड लगे, तो चेंज दोनों 100 तक पहुंची है। यस, फर्स्ट को लगे ऐसे 20 सेकंड और दूसरी मिल गई 10 सेकंड, तो सेकंड वाले में चेंज ज्यादा हुआ। फोर्स हमने किसमें ज्यादा लगाया? सेकंड। 150 सीसी की गाड़ी। तो हमको एक चीज समझ में आई कि अगर आपको मोमेंटम जल्दी जल्दी चेंज करना है, जल्दी ब्रेक लगानी है, जल्दी स्पीड बढ़ानी है, तो हमको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। सबको समझ में आता है? और यही सेकंड। तो सेकंड लॉ हमको क्या देता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to force applied. ओके, ये हमारा सेकंड लॉ है। एक चीज याद रखिए, आपने क्लास 10th में भी इसके बारे में पढ़ा है, जब भी पूछा जाता है 9th में। ओके, व्हाट इज सेकंड लॉ? वी से F इज इक्वल टू ma। याद रखिए, दिस इज नॉट सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या है? ऐसा कर दो या इस सेंटेंस को ऐसा कर दो, द फोर्स अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। दैट इज करेक्ट। पर लॉ ये, इस लॉ से हमने एक डेरिवेशन किया, उस डेरिवेशन का रिजल्ट क्या है? F इज इक्वल टू m। ओके, वो डेरिवेशन 2 लाइन का डेरिवेशन है। वी विल डू इट। ए बॉडी इज मूविंग विद सर्टेन वेलोसिटी v1। ए बॉडी मास m1 is moving with velocity v1, therefore its momentum p1 is equal to m1 v1. A force F is applied on it. A force F is applied on it, and the velocity change to v2. The momentum is p2, which is equal to mv2. One
एक ही बॉडी है तो हमको m1 m2 मानने की जरूरत नहीं है, mv1 एंड v2। ये मोमेंटम चेंज हो गया। ओके, चेंज F is applied on it। यहां पर एक छोटी सी चीज लिखिए, फॉर टाइम t। कितनी देर तक हमने ब्रेक लगाई या कितनी देर तक एक्सीलरेटर दिया, t टाइम, फॉर टाइम t। देन चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम is equal to P2 minus P1। This is equal to V2 minus V1। ये है change in momentum, final momentum minus initial momentum। ओके, ये है change in momentum। अब इसमें एक शब्द और जोड़ देते हैं, rate of change। rate of change, तो रेट ऑफ चेंज के लिए हमको टाइम से डिवाइड करना है। सो दिस इज n v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय टाइम t। दिस ओके, नाउ v2 माइनस v1 इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इज एक्सीलरेशन। सो दिस बिकम्स मास इनटू एक्सीलरेशन। सो दिस इज मास इनटू एक्सीलरेशन। Rate of change of momentum, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमने निकाला ma। अब हमारा सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ सेज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड, और फोर्स अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, F is proportional to क्या हो गया, m into a, और F is equal to एक कांस्टेंट हमने लगाया k, m into a। ओके, ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला आया, K into M into A। What is K? Constant of proportionality। अब हमने क्या किया, फोर्स की एक डेफिनेशन बनाई। फोर्स की डेफिनेशन इस तरह से बनाई कि उसमें हमने K को 1 कर दिया। ये कैसी डेफिनेशन है? तो हमने ये कहा, फोर्स के पहले हमको क्या मालूम था, मास का यूनिट क्या होता है, 1 kg। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो हमने ये कहा 1 kg का मास लीजिए, उस पर कुछ फोर्स लगाइए, इतना फोर्स लगाइए कि इसमें एक्सेलरेशन आ जाए। कितना एक्सेलरेशन आ जाए, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कुछ फोर्स लगाएंगे तो आएगा। वो जो हम फोर्स लगाएंगे उस फोर्स को हम बोलेंगे 1 न्यूटन। क्या बोलेंगे उसको, 1 न्यूटन। तो वैल्यू को रखो, मास कितना लिया, 1, A कितना लिया, 1, और उस फोर्स का नाम हमने क्या रख दिया, कितने न्यूटन, 1 यूनिट, 1। अब देखिए A कितना हो गया, therefore A is equal to 1। अब इस बात को हम लिखते कैसे हैं? इस बात को लिखते कैसे हैं, क्योंकि ये चीज आपको 10 जगह जरूरत पड़ेगी फिजिक्स, जब हमने कांस्टेंट को 1 करना होता है। तो उसके लिए लिखने का तरीका है, द यूनिट्स ऑफ M, A and F are so chosen that K is equal to 1। ये स्टैंडर्ड एक सेंटेंस है जो हर जगह आपको K को 1 करने के काम आएगा। ठीक है,
और अब आप सिचुएशन को तो समझ गए, हमने कितना लिया 1 मास 1 kg, एक्सेलरेशन कितना दिया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो फोर्स बना उसी को क्या मान लिया 1 न्यूटन। तो हमारे इक्वेशन में 1 1 1 हो गया सब, तो k की वैल्यू 1। ऐसा करके हम k की वैल्यू को 1 कर देते। अगर हमारी मजबूरी होती कि उस फोर्स का हमने पहले कोई और डेफिनेशन बना के मेजरमेंट बनाया तो हम k की वैल्यू 1 नहीं कर पाते। आगे जाके आपको बहुत सी चीजें मिलेंगी जिसमें k की वैल्यू 1 नहीं है। क्यों? क्योंकि हम पहली बार k को 1 कर सकते हैं, दूसरी बार, तीसरी बार, अब इस फोर्स को आगे जाके कहीं लगाएंगे तो हम लोग k को 1 नहीं कर पाएंगे। पहली बार हम लोग करते जब फंडामेंटल इक्वेशन बनाते, तो ये हो गया k = 1। Therefore, f का फॉर्मूला क्या बना, m into 8। ये हमारा डेरिवेशन हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो दिस इज अवर सेकेंड लॉ। अब सेकेंड लॉ ने हमको क्या बताया, फोर्स को कैलकुलेट करने का तरीका। अगर एक बॉडी का मास m है और उसमें एक्सेलरेशन a दिया हमने कुछ फोर्स लगा के, तो वो फोर्स किसके बराबर होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। सो सेकंड लॉ गिव्स अस क्वांटिटी ऑफ फोर्स। लिखिए, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स क्वांटिटी ऑफ फोर्स, और इसको अंडरलाइन करिए क्वांटिटी की, क्वांटिटी ऑफ फोर्स। व्हाट इज मीन बाय इंपल्स? एक और शब्द आया इंपल्स। इंपल्स किसको कहते हैं? When a very large force is applied for a very small time. ये थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज हो गई। ओके, ऐसा समझिए आप सड़क पर खड़े हैं, ठीक है, इधर देख रहे हैं और इधर जा रहे हैं। तो जैसे ही पैर आपने सामने रखा, एक कार आई या मोटरसाइकिल आई और उसका चक्का पैर के ऊपर से, अगर उसका चक्का आपके पैर के ऊपर से निकल गया, बड़ी स्पीड से आ रही थी और उसने बचाने की कोशिश की, लेकिन थोड़ा सा ऐसा करके निकल गया, पैर में दर्द होगा कुछ, लेकिन क्या आपका पैर कुचल के खत्म हो गया? नहीं। ठीक है। दूसरे केस में क्या हुआ कि आपने ऐसा पैर रखा, एक मोटरसाइकिल आई 200-300 किलो की होगी और आके उस पर खड़ी हो गई। अब अगर खड़ी हो गई तो आपका दर्द कैसा होगा, ज्यादा कि कम? ज्यादा। वही मोटरसाइकिल जब निकल कर जाती है तो दर्द कम होता है, बहुत स्पीड से जाती है तो हमको पता भी नहीं चलता है, लेकिन अगर वो खड़ी हो जाती है तो हमको दर्द ज्यादा होता है। किस चीज का अंतर है? कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंस है? आंसर है टाइम का डिफरेंस। पहली बार उसने कितने टाइम तक फोर्स लगाया, फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम, और दूसरी बार उसने कैसा लगाया, बहुत ज्यादा टाइम तक लगाया। तो जब एक फोर्स, लार्ज फोर्स, बहुत थोड़े से टाइम तक लगता है तो उसके इफेक्ट को हम कहते हैं इंपल्स। ऐसे फोर्सेस, इंपल्स इज ए टाइप ऑफ फोर्स विच इज अप्लाइड फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम, लार्ज फोर्स फॉर ए स्मॉल टाइम, दैट इज इंपल्स। तो इंपल्स का आप लोग को सबको आइडिया है, जब पिताजी का तमाचा लगता है तो क्या होता है, ए लार्ज फोर्स फॉर ए स्मॉल टाइम, दैट इज ए इंपल्स। ठीक है, तो ये इंपल्स के एग्जाम। तो अगर हम इंपल्स का ग्राफ बनाते हैं तो देखिए, ये है फोर्स और ये है टाइम। तो ऐसा ये फोर्स लगा, पर इस फोर्स ने टाइम कितना लिया, इट इज ए वेरी स्मॉल टाइम। एकदम से फोर्स बढ़ा और तुरंत कम, ये है इंपल्स। ठीक है, तो नोट करिए, इंपल्स, ए लार्ज फोर्स
applied for a small time create impulse. एक चीज ध्यान रखिए, इम्पल्स फोर्स नहीं है, इट इज नॉट ए टाइप ऑफ फोर्स। इम्पल्स एक अलग क्वांटिटी है, लेकिन इम्पल्स लगा ये हम कब बोलते हैं? when the force is a large force and it is applied for a very small time, for a very short time, then impulse is applied, but impulse is not force. तो impulse क्या होता है फिर? देखिए, impulse I is given by force multiplied by time of application. ये वाला force जो है, force into time, this gives impulse. लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? हमारे पैर पे जब मोटरसाइकिल का चक्का चला, मोटरसाइकिल 100 की स्पीड से आ रही है और बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए पैर के ऊपर से ऐसे चली गई, लेकिन उस शॉर्ट पीरियड को डिटेल में सोचिए। जब वो चक्का यहां पर था तो फोर्स कम था, यहां पर आया फोर्स ज्यादा हुआ, फिर यहां पर आया कम हो गया। इट इज नॉट ए कांस्टेंट फोर्स। यहां पर उस फोर्स की वैल्यू 100 थी, यहां उस फोर्स की वैल्यू 0 थी, यहां 20 थी, यहां 50 थी, फिर 100 हुई, फिर 20 हुई, फिर 0 हुई, फिर खत्म हुई। ये हमने उसका ग्राफ बनाया। यहाँ 0 से शुरू हुई, 100 पहुंची, फिर 0 हुई, लेकिन टाइम इतना कम है कि हमको ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ। तो अब अगर हमको इसमें टाइम से मल्टीप्लाई करना है तो ये वाला जो फोर्स है 100 कैन बी मल्टीप्लाइड विद दिस मच टाइम। नो, क्योंकि ये तो इतने टाइम तक 100 नहीं था, तो क्या हम इसको इस टाइम तक अप्लाई करेंगे? नो। तो उसमें क्या होगा? ये वाला इफेक्ट छूट जाएगा, फोर्स इनटू टाइम। तो ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम है कि ये डेफिनेशन अपने आप में थोड़ी सी गलती रखती है। ये फोर्स की एक वैल्यू तो होती नहीं। तो एक चीज याद रखिए, जब भी फोर्स ऐसा लगता है इसको हम बोलते हैं इंपल्सिव फोर्स। कौन सा फोर्स बोलेंगे? इंपल्सिव फोर्स, जो कि इंपल्स के मैनर में लगा, एकदम से बढ़ा और शॉर्ट पीरियड में ही खत्म हो गया। जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो इस फोर्स को हम लिखते हैं फोर्स एवरेज। एवरेज, ये इसकी एक एवरेज वैल्यू निकालते हैं फोर्स की। दिस इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। एवरेज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम, दैट गिव्स द इंपल्स। ओके, सो व्हाट आर impulsive forces? Which are large forces applied for a very short time. Those are impulsive forces. In FT graph, how do we calculate impulse? Answer: by area of FT graph. Area under FT graph gives impulse. क्यों? क्योंकि एरिया हमको हमेशा क्या देता है? मल्टीप्लिकेशन। इसमें किस किस का मल्टीप्लिकेशन होगा? इस तरफ कौन है? दिस साइड इज, ओ मैंने उल्टा लिखा, दिस इज टाइम एंड दिस हाइट इज फोर्स। दिस इज फोर्स, दिस इज टाइम। सो फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम दिस इज द फोर्स। तो इसका एरिया हमको क्या देगा? लेंथ इनटू विड्थ, फोर्स इनटू टाइम। और फोर्स इनटू टाइम क्या होता है? इंपल्स। देयरफॉर एरिया ऑफ एफटी ग्राफ गिव्स इंपल्स। अच्छा, अब इंपल्स नापने का एक और तरीका जो कि हम लोग हमेशा यूज करेंगे। अब तक हमको ये पता लगा कि इंपल्स का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम। एवरेज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम, इसका हमारे पास एक और फॉर्मूला है। अभी हमने बनाया। फोर्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। अभी आपने किया था। तो इसको अगर हम वैसा रखते हैं तो इंपल्स इसके बराबर होगा। देखिए, इंपल्स आई इज इक्वल टू, फोर्स को क्या लिखना है हमने? चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज इन मोमेंटम क्या था?
mv2 माइनस mv1 डिवाइडेड बाय टाइम। ये किसके बदले लिया हमने? फोर्स के बदले। दिस इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय टाइम t। ठीक, ये कैंसर। तो ये क्या हुआ? mv2 क्या था? मोमेंटम। mv1 क्या है? मोमेंटम। तो ये दोनों क्या है? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, ये होता है आई का कैलकुलेशन। चेंज इन मोमेंटम। फिर से देखिए, जब इंपल्स को कैलकुलेट करना है इस तरीके से हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि फोर्स की एक वैल्यू तो होती नहीं। फोर्स की वैल्यू बदलती है, उसका ग्राफ कैसा है, इतनी जल्दी सब कुछ हो जाता है, हमको पता ही नहीं चलता कितना फोर्स कितने टाइम तक लगा। टाइम बहुत छोटा होता है, हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। इस तरह से इस फॉर्मूले से हम इंपल्स को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हमने डेरिवेशन में पकड़ा उसको। इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, बट फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो टी कैंसिल हुआ, ये क्या बचा? चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम अगर हम कैलकुलेट कर ले, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? ये तो ये हमको क्या देगा? इंपल्स, राइट। अब देखिए चेंज इन मोमेंटम कैसे होता है। एक क्रिकेट की बॉल आ रही है, उसका मास है 0.5 kg, उसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो उसके पास मोमेंटम कितना है? p मोमेंटम उसके पास कितना है? 0.5 इंटू 5, 2.5, और जो भी इसका यूनिट है kg मीटर पर सेकेंड। ये इसका मोमेंटम है उसके पास। वो बॉल आती है और हम उसको कैच कर लेते हैं। जैसे ही हम उसको कैच करते हैं उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0। तो उसका मोमेंटम क्या हो गया? 0। तो उसका मोमेंटम नेक्स्ट फाइनल मोमेंटम क्या हो गया? 0। देयर इज ए चेंज इन मोमेंटम। तो जब भी चीज कोई रुकती है और उसमें क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। रुकेगी तो क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम। और एक चीज याद रखिए, रुकती है जब कोई चीज, इट इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस, इट्स नॉट ए सडन प्रोसेस। जैसे हम अगर बॉल हाथ में लेते हैं तो ऐसे लेते हैं, यहां पर बॉल टच हुई, उसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, फिर हो गई 4, 3, 2, 1, 0। तो उसमें 0.2 सेकेंड लगा होगा, 0.1 सेकेंड लगा होगा, कुछ ना कुछ तो टाइम लगा होगा। तो वो टाइम, ये टाइम, ओके। तो जब भी मोमेंटम चेंज होता है, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि मोमेंटम क्यों चेंज होता है? बिकॉज देयर इज चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है। और दूसरी चीज, जब भी मोमेंटम चेंज होता है जरूर कुछ ना कुछ टाइम लगता है, क्योंकि अगर हम दो मॉलिक्यूल को ऐसे आपस में टकराएंगे तो मॉलिक्यूल्स के बीच में भी जगह रहती है, गैप रहता है। ये बॉडी इस बॉडी के साथ टकराएगी ऐसे चलते हुए, तो ये ऐसे रुक गई, फिर ऐसे हो गए। ठीक है, लेकिन ऐसा होने में कुछ तो टाइम लगेगा, 0.00001 सेकेंड, पर उतना तो लगेगा, टाइम हमेशा लगेगा। तो एक चीज याद रखिए, जब भी फोर्स अप्लाई होता है कुछ ना कुछ टाइम लगता है। ओके, तो इंपल्स कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। उसके बाद अगर हमने इंपल्स कैलकुलेट कर लिया आई, तो हम एक और काम कर सकते हैं। आई खुद किसके बराबर होता है? I इज इक्वल टू एफ इंटू टी, एवरेज फोर्स इंटू टाइम। अगर हम इस टाइम से इसको माइनस कर दें, T2 माइनस T1 अपॉन ये इधर में है, तो ये क्या निकलेगा? फोर्स। व्हाट इज दिस फोर्स? किस पर लग रहा है? तो आंसर है ये फोर्स उस बॉडी पे लगा। किसने लगाया? हमारे हाथ में लगाया। तो ये फोर्स
हमारे हाथ में उस बॉडी पर लगाया, इस तरह से हमने उसको कैलकुलेट किया। और आगे जो न्यूटन थर्ड लॉ आएगा वो क्या कहता है कि अगर हमारा हाथ उस बॉल पर फोर्स लगाएगा तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स वो बॉल हमारे हाथ में लगाएगा। तो हमारे हाथ पर जो फोर्स लगेगा तो उसकी कैलकुलेशन क्या हो गई, ये mv2 माइनस v1 अपॉन टाइम। ये अगर हमने किया तो ये क्या निकला, फोर्स mv2 माइनस v1 अपॉन टाइम। दिस इज फोर्स अप्लाइड। ये सब नोट करिए और इसको याद रखिए। अब एक चीज बताइए, वो इसको देख के कि किसी भी हाथ में जो फोर्स लगेगा, किसी भी टकराने वाली चीज, ऐसी चीज जो वेलोसिटी को जीरो कर दे रही है, जैसे यहां से हमने इसको गिराया और ये जाके नीचे टकराया, इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। तो जिस चीज पर टकराया उस पर फोर्स लगा होगा, वो फोर्स, वो वाला फोर्स बड़े छोटे टाइम के लिए लगा, गया, टकराया, रुक गया। तो वो कैसा फोर्स है, इंपल्सिव। इंपल्सिव फोर्स की कैलकुलेशन हमने कैसी की, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। अब ये बताओ फोर्स और टाइम में क्या रिलेशन हुआ। अगर टाइम ज्यादा होगा तो फोर्स कैसा होगा, कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू टाइम। क्यों, क्योंकि ये चीज तो कांस्टेंट है, हर एक चीज की वेलोसिटी लास्ट में क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, तो जो फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनेट है, टाइम के प्रोपोर्शनेट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट। अब इस चीज को लेके 10 एग्जाम्पल बने, 50 एग्जाम्पल बने, और यही एग्जाम्पल हमारे एग्जाम में आते हैं। जैसे एक आदमी जंप करता है, तो जहां पर वो हाई जंप करता है उसके नीचे हम गद्दा क्यों बिछा देते हैं, तो हम ये कहते हैं उसको चोट मत लगे। उसको फिजिक्स से हमने एक्सप्लेन कर दिया। वो ऐसे कूदा, उसकी वेलोसिटी है v, दिस इज ए हार्ड सरफेस, और ये v वेलोसिटी से आया और यहां पर आकर ऐसे इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। ये जो छोटा सा पीरियड है v से जीरो होने का, अगर ये हार्ड सरफेस है तो दिस पीरियड विल बी वेरी स्मॉल, 0.1, मान लो 0.1 सेकेंड। तो फोर्स कितना होगा, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय 0.1। ओके, अब हमने यहाँ गद्दा बिछा दिया, इतना मोटा गद्दा है, आदमी कूदा ऐसा, इसकी वेलोसिटी क्या है, v। जैसे ही टकराता है वेलोसिटी जीरो नहीं होती, v से पहले थोड़ा कम होगी, फिर थोड़ा और कम होगी, फिर थोड़ा और कम होगी, लास्ट में जाके जीरो हो जाएगी। अभी टाइम ज्यादा लगेगा कि कम, ज्यादा। हमने टाइम बढ़ा दिया, अगर हमने टाइम को बढ़ा दिया 0.3, 0.4 सेकेंड कर दिया तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम। तो ये आदमी ग्राउंड पे फोर्स कम लगाएगा तो रिएक्शन का फोर्स भी कम लगेगा, तो इस आदमी के पैर में जो फोर्स लगेगा वो कम हो जाएगा, तो उसको चोट नहीं लगेगी। हमको चोट कब लगती है, जब कोई चीज हम पर फोर्स लगाती है, राइट। तो इसलिए उस पर चोट कम लगेगी, फोर्स कम लगेगी। तो ये टाइम इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, ये चीज आपको 10 चीजों को एक्सप्लेन करने में हेल्प करेगी। हर एक में इसको ढूंढने की कोशिश करिए। जैसे क्रिकेट के बॉल को जब हम कैच करते हैं तो हाथ को पीछे क्यों करते हैं, यहां हमने हाथ में बॉल लिया, उसकी वेलोसिटी क्या है, v वेलोसिटी है, फाइनल हम क्या कर देंगे उसको, जीरो। v से जीरो होने में अगर हमने अपने हाथ को यहां रखा तो टाइम लगा 0.1 सेकेंड, और अगर हाथ को पीछे लाए तो 0.4 सेकेंड, ज्यादा टाइम। फोर्स कम किस में लगता है, टाइम ज्यादा, इसलिए जब हाथ को पीछे लाएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा और हाथ में फोर्स कम लगेगा। इसी तरह के और 10 एग्जाम्पल है, जैसे शॉक एब्जॉर्बर्स। कार के, मोटरसाइकिल के जो शॉक एब्जॉर्बर रहते हैं वो किस तरह से काम करते हैं, तो शॉक एब्जॉर्बर इस तरह से काम करते हैं, ऐसे गाड़ी जा रही है और एक यहाँ पे कोई गड्ढा आता है, ये गाड़ी ऐसे गड्ढे में गिरती, जब ये गड्ढे में गिरती है तो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 से
जी के कारण बढ़ते जाएंगे, जी के कारण बढ़ते बढ़ते यहाँ हो गई 5। अब ठीक गड्ढे के नीचे पहुंच के जब उसकी वेलोसिटी 5 है और गड्ढे के तले से वो टकराई या गड्ढे के सामने से ऐसे टकराई, तो वो नीचे जाने वाली वेलोसिटी क्या हो गई? 0। 5 से 0। टाइम कितना लगा? नहीं के बराबर टाइम लगा, ऐसे गड्ढे में गिरी। और ये जो एक्शन होता है इसमें टाइम कितना है? 0। ये तो बढ़ गया। तो जैसे ये 0 होता है, there will be change in momentum and there will be impulse and there will be impulsive force. ये जो impulsive force है, अगर ये टाइम बहुत कम है तो फोर्स कैसा होगा? ज्यादा लगेगा, तो हमको ज्यादा फोर्स लगता है बॉडी में। लेकिन अगर हमने वहां पर स्प्रिंग लगा दिए तो क्या होगा? ये जैसी गड्ढे में जाएगी तो स्प्रिंग ऐसा दबेगी, वेलोसिटी तो तब भी 0 होगी, पर स्प्रिंग ऐसा दबेंगे तो वो क्या करेंगे? टाइम को बढ़ा देंगे। अगर वो टाइम को बढ़ा देंगे तो क्या होगा? फोर्स कम हो जाएगा, तब हमको चोट कम। तो इसलिए स्प्रिंग लगाने से हमको चोट कम लगती है। ये है शॉक एब्जॉर्बर। इसके बाद इसको और एडवांस किया गया। स्प्रिंग लगाने से हमको कुछ प्रॉब्लम होता था। स्प्रिंग लगाने से क्या प्रॉब्लम होता है? स्प्रिंग ऐसा दबा, पूरा ऐसा दब गया और उसने टाइम ज्यादा लिया, तो हमको ऐसा नीचे गिरने में चोट नहीं लगी। उसके बाद स्प्रिंग खुलता है, क्योंकि स्प्रिंग तो वापस आएगा, तो वो जब ऐसा खुलता है तो हमारी बॉडी को उछाल देता है। तो गाड़ी गड्ढे में जाती है, जाते समय हमको चोट नहीं लगती, लेकिन जब उछलती है, ऊपर उछाल देती है, उछल के फिर जब हम गिरेंगे फिर चोट लगेगी। तो हम क्या चाहते हैं कि जब स्प्रिंग ऊपर आता है तो वो हमको उछाले भी मत। तो उसके लिए एक हाइड्रोलिक सिस्टम होता है, वो आगे मैं बताऊंगा कि जब एक सिस्टम रहता है, इसमें ऑयल भरा रहता है, हाइड्रोलिक ये, और इस ऑयल के यहाँ पर पूरा ऑयल भरा हुआ है और यहाँ पर एक डोर है इस तरह से। तो जैसे ही स्प्रिंग दबता है, स्प्रिंग नीचे दबेगा तो ये ऑयल इसके नीचे आ जाएगा। यहाँ पर पिस्टन है, ये ऐसा, और इसके ये हमारे चक्के से जुड़ा हुआ है। जैसे ही ये दबेगा, ये पिस्टन दबेगा, स्प्रिंग के साथ ये दबा, ये दरवाजा खुला और ये पूरा ऑयल यहाँ आ गया। ठीक है, तुरंत आ गया। उसके बाद जब स्प्रिंग वापस धक्का मारेगा तो ये पिस्टन ऊपर जाएगा। ये जो शॉक एब्जॉर्बर लगे रहते हैं ना, उसके अंदर की बात बता रहा हूं। ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये क्या करेगा? इस ऑयल को वापस ऊपर खींचेगा। लेकिन जैसे ही ये इस ऑयल को वापस ऊपर खींचने लगता है, ये दरवाजा बंद हो जाता है, क्योंकि ये ऊपर जाते हैं, ये दरवाजा बंद हो गया। जब ये दरवाजा ऐसा बंद हो जाता है तो क्या होगा? ये ऊपर खींच नहीं पाएगा और इस दरवाजे में एक छोटा सा छेद रहता है। ये छेद दरवाजे के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। तो जब ये नीचे दबा था तो 0.1 सेकंड में या 1 मिली सेकंड में पूरा ऑयल इधर आ गया था, क्योंकि दरवाजा बड़ा है। अब जब ये ऊपर जाएगा तो ये दरवाजा तो इसके खींचने के कारण बंद हो गया और यहां से जो ऑयल जाएगा वो 10 मिली सेकंड लेगा, क्योंकि छेद छोटा है। तो ये क्या करता है? धीरे धीरे ऊपर उठता है। स्प्रिंग दबा रहा है बाहर, पर ये क्या, यहाँ वैक्यूम क्रिएट हो गया। ये ऑयल को खींचता है, जैसे हम पिचकारी में खींचते हैं, इंजेक्शन में खींचते हैं, तो आप एक ही बार में ऐसा नहीं कर सकते, धीरे धीरे भरना पड़ता है। उसी तरह से यहाँ से जाता है और ये छेद छोटा है, तो जाने में इसको टाइम लगेगा। 10 मिली सेकेंड लग गया, टाइम हमने बढ़ा दिया। तो टाइम हमने बढ़ा दिया, फोर्स कैसा हो जाएगा? कम। तो ये हमको वापस उछाल नहीं पाता। तो जैसे ही गड्ढा आता है, स्प्रिंग नीचे जाता है, उसने टाइम बढ़ा दिया। फिर जब स्प्रिंग हमको वापस धक्का मारता है तो ये ऑयल वाला हमको बचा लेता है, ये टाइम को बढ़ा देता है। इस तरह से शॉक एब्जॉर्बर दोनों तरफ काम करता है, इंपल्स को बढ़ा देता है। तो सिर्फ स्प्रिंग लगाने से नहीं होगा। एक रिक्शे में अगर आप बैठ के जाएंगे और उस रिक्शे में स्प्रिंग लगे हैं तो आपको पूरा आराम नहीं दे सकता मोटरसाइकिल जितना, क्योंकि इसमें दोनों चीज, इसके कारण ये स्लो हो जाता है।
ठीक है। एक दरवाजे को हम ऐसा खींचते हैं, उस पे डोर क्लोजर लगा है, डोर क्लोजर में स्प्रिंग है, तो हम जब खींचते हैं तो स्प्रिंग ऐसा दब जाता है तुरंत, फिर उसको छोड़ते हैं तो वो वापस स्प्रिंग फोर्स नहीं लगा पाता। क्यों? उसके बीच में ये डिवाइस लगी रही। जब हम दरवाजे को बंद करते हैं ये नीचे आ जाता है, खिड़की खुल जाती है, पूरा ऑयल नीचे आ गई। जैसे ही दरवाजे को छोड़ते हैं स्प्रिंग उसको वापस मारता है दरवाजे को, पर ये खिड़की बंद हो, धीरे धीरे ऑयल जाएगा, दरवाजा धीरे 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 आगे जाएगा, लास्ट में जाके बंद हो जाएगा। ये सब डिवाइसेस किसके लिए? टाइम को इंक्रीज करने के लिए। इसी तरह से जब हम बाजार से ग्लास खरीदते हैं, पानी पीने का कांच का ग्लास, उसके आसपास रैपिंग मिलती है, पेपर में रैप कर देते हैं या ग्लास में रैप कर देते हैं। क्यों? एक ग्लास जब दूसरे ग्लास से ऐसे टकराता है तो जाएगा तो कुछ वेलोसिटी होगी तो टकराएगा। गाड़ी चलती है, कार चलती है, ऐसे ही हिलता है। ये एक वेलोसिटी से आया, ये एक वेलोसिटी से आया, दोनों ऐसा टकराए। टकराने से क्या होगा? ये ऐसा, और उसके मॉलिक्यूल में स्प्रिंगनेस नहीं होती, बिल्कुल स्टिफ होते हैं। अगर ये ऐसा हुआ क्रैक हो जाए, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच, ये जैसे ही ऐसे टकराएंगे क्रैक हो जाएगा ग्लास, तो इन दोनों के बीच में हमने पेपर डाला। पेपर के जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं उनमें स्प्रिंगीनेस रहती है, जैसे रबर के मॉलिक्यूल रहते हैं वैसे पेपर में, ग्लास में। तो जैसे ही दो ग्लास आपस में टकराते हैं, उनके बीच में पेपर आया या ग्लास आया, उसके मॉलिक्यूल में क्या प्रॉपर्टी है? ऐसे जाएगी। तो ये इधर से स्पीड आया 5, ये ग्लास इधर से आया 5 और बीच में पेपर आ गया, तो ये 5 से 4 3 2 1 0 टाइम बढ़ गया। टाइम बढ़ गया तो इनके टकराने का फोर्स कम, इसलिए नहीं टूटेगा। और खाली कांच आप रखिए, एक बार टकराएगा टूट जाएगा। क्यों? v वेलोसिटी से आया, जैसे ही टकराया वेलोसिटी क्या हो गई? 0, क्योंकि ये तो दबेगा नहीं। टाइम बहुत कम, फोर्स बहुत ज्यादा, क्रैक। इस तरह से अलग अलग एग्जाम्पल हमारे आते हैं, और हर एक एग्जाम्पल में हम करते क्या है? टाइम को इंक्रीज करते हैं। अब आप मुझे एक ऐसा एग्जाम्पल बताइए जिसमें हम टाइम को कम करते हैं और फोर्स बहुत बढ़ जाता है। ये भी तो होगा। अगर टाइम को कम करेंगे तो फोर्स का क्या होगा? बढ़ जाएगा। कोई एग्जाम्पल याद आता है? हम लोग रोज काम करते हैं मोस्टली। देखिए, मेरे को दीवार में एक नेल लगाना है, खीला लगाना है। मैंने खीला रखा, उसके ऊपर हथौड़ी रखी और उसको बोला नेल को अंदर चले जाओ, नहीं जाता। मैंने दबाया तो भी नहीं जाता। फिर क्या करना? ये सबको मालूम है, उसमें मैं वेलोसिटी लेके आऊंगा mv, उसके पास मोमेंटम है, हैमर के पास। ये मोमेंटम से गया और जाकर इसने यहां पर मारा। जैसे ही मारा उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? 0। देयर इज ए चेंज इन मोमेंटम। अब ये जो चेंज इन मोमेंटम हुआ, इसको टाइम कितना लगा? ऐसा लगा। जैसे इसमें लगा, टाइम इज वेरी स्मॉल। अगर टाइम बहुत छोटा है तो फोर्स कैसा हो जाएगा? बहुत ज्यादा। उतने फोर्स से मैं दबा भी नहीं पाता। समझ में आया? इतना ज्यादा फोर्स होगा कि वो नेल दीवार में चला जाए। दिस इज एन एग्जांपल वेयर वी इंक्रीज द फोर्स बाय डिक्रीजिंग द टाइम। कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ इंपल्स। इंपल्स के न्यूमेरिकल जब बनाएंगे ऐसे ही हमको उसमें यूज करना। ओके।